हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता था, जिससे शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखिए लॉन्च ऑन डेट तो 2 जनवरी 2013 है। तो देखा जाए इस फंड को 11.6 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 23.23% तक का रिटर्न है। और इस फंड का रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 19.42% तक का रिटर्न है। मतलब इसने ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। करीब करीब 4% से पीछे रह गया है। तो 4% एक बड़ा मार्जिन होता है। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा इस पर्टिकुलर फंड को, लेकिन आगे आप पूरा वीडियो देखिए। आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल की बात करें तो 32.27% का रिटर्न, और इस फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 30.24% का रिटर्न। मतलब यहाँ पे भी 2% से पीछे रह गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न को ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं कि आपने स्मॉल शॉर्ट टाइम में एग्जिट मार लिया इन्वेस्ट करके। तो ये चीज नहीं होती पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तभी आपको लॉन्ग अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल इसमें नेगेटिव फीडबैक ही दूंगा। लेकिन आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है 10 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 3,57,000 रुपीज में, 3.57 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पे जब आपका पैसा लगभग 2 गुना से ज्यादा हुआ है, तो 3 गुना के आसपास ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट था 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,96,000 रुपीज। और एफडी में क्या होता तो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता, 1,74,000 रुपीज कन्वर्ट हो गया होता 10 साल में। तो अब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब भले ही इसने कैटेगरी वेटिंग रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 19.42% ऑल टाइम रिटर्न, ये एक मैसिव रिटर्न है। इसीलिए आपको 10 इयर्स में सिर्फ 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट जो आपने किया था वो कन्वर्ट हो गया मैसिव अमाउंट में 3.57 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज है, मैं इसको बिलो एवरेज ही कंसिडर करूंगा। और यहाँ पर रिस्क कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज है। तो ये जो रिस्क की बात करें तो नीचे आपको पता चले कितना रिस्क है। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के बारे में यहाँ पे बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से कंपेयर मैंने कर रखा है इस पर्टिकुलर फंड को 3 इयर्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए, तो बीटा इसका जो है 0.73 है, और कैटेगरी का जो है 0.8 है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए बीटा जो होता है ना, आपको बताते हैं वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है थोड़ा कम दिखेगा एज कंपेयर टू इट्स कैटेगरी, तभी आपको रिटर्न भी थोड़ा कम दिया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो ये एकदम लेजिट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखिए अगर आपका रिटर्न है कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है, तो यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा बन जाता है, मतलब बीटा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है वो ज्यादा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो बीटा है स्टैंडर्ड डिविएशन कम होना जरूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे वॉलिडिटी भी फेस कर रहे हो और रिटर्न भी कम मिला है, तो कोई क्या मतलब। यहाँ पे वॉलिडिटी कम है तो इसलिए आपको रिटर्न थोड़ा बहुत कम मिला है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बीटा देखा जाए 0.73 है, 0.8 कैटेगरी का है, तो 1 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी से भी नीचे है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो बेसिकली बताता है कि आपका एवरेज रिटर्न पे कितना प्लस है और कितना माइनस है। मतलब मान लीजिए इस फंड का अगर एवरेज रिटर्न 20% है, तो आपको इस साल 20, इस फंड का 14.25 है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 20 प्लस 14.25 कर दीजिए, मतलब 34.25% तक का रिटर्न मिल सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 34.25% तक का रिटर्न मिल सकता है। या फिर आप 20 से माइनस 14.25 कर दीजिए, मतलब 5.75% तक का आपको मिल सकता है। और वैसे ही आपका कैटेगरी में देखा जाए तो कैटेगरी से भी कम है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये एकदम बढ़िया आप मान सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कम होना चाहिए, कैटेगरी से भी कम है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा इसमें आप मान सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हो, 1000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो आप यहाँ पे देखा जाए तो आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली कम अमाउंट होना ज़रूरी होता है, तो कम अमाउंट है ही। लॉक इन पीरियड कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। कम होता है तो यहाँ पे आपका भरोसा नहीं होता है। लोग कहते हैं यार कई लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो इसमें भरोसा करे या ना करे। तो यहाँ पे अगर मॉडरेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मॉडरेट यहाँ पे देखा जाए अगर 10 साल से ज़्यादा पुराना फंड है, मैंने एक मॉडरेट साइज बताया था 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में, तो अच्छा खासा माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, अगर 10 साल से 15 साल का पुराना फंड है, इसके बीच में है। तो यहाँ पे 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन आसपास ही है, तो आप इसको एम साइज में परफेक्ट आप मान सकते हैं, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, आपको फंड मैनेजर मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, क्योंकि वो दिमाग लगा के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे उनका दिमाग लगा रहा है, वो उनका फंडामेंटल एनालिसिस हो रहा है, उस पे आप बेसिस पे आपको रिटर्न मिल रहा है। तो उनको एक एक्सपेंस फी रेशियो देना पड़ता है, मतलब जो फीस देनी पड़ती है मैनेजमेंट फीस, तो उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो 1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1% भी बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.69% है, मेरे हिसाब से 0.7% से नीचे हो तो उसको आप अच्छा खासा फंड मान सकते हैं। तो 0.69 एकदम ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो है, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा, एक अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड से आप 1 साल पहले एग्जिट मान लेते हैं, आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, और 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं और 1,25,000 रुपीज तक आपको छूट है, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल से ज्यादा में। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आपको 12.5% तक का, मतलब अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे, और अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। और मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मान लिया तो 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्केट कैपिटल है वो मिड कैप में 16.17% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 66.74% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 6.45% तक एलोकेशन है, और अदर्स में देखा जाए तो 10.60% तक एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में ज्यादा ही होगा एलोकेशन। तो लगभग आप 67 या 68% तक का, जो कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जो कि सेबी ने सेट कर रखा है, उसी के आसपास ही इसका इसका एलोकेशन है। और मिड कैप में इनका ज्यादा है, और लार्ज कैप और अदर्स, मतलब मान लीजिए डेप्ट हो गया, फिर कैश के फॉर्म में इन्होंने ठीक ठाक सा एलोकेशन कर रखा है। तो मार्केट कैपिटल के मामले में मैं ठीक ठाक बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कम रिस्क लेने की कोशिश करी है, तभी आपको ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा थोड़ा कम देखने को मिला है। क्योंकि अब देख पा रहे हैं कि जो लार्ज कैप है, मिड कैप है और अदर्स में है, करीब करीब इनका 24% तक का एलोकेशन है, जो कि कम रिस्क लेके चले। तो 66 या 67% आप मान सकते हैं रिस्क लेके चले हैं, 23% तक का इनको कम रिस्क है। तो यहाँ पे थोड़ा इसीलिए मार्केट कैपिटल के बेसिस पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये रिस्क कम लेके चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 28.15% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 20.40% तक एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 16.82% तक एलोकेशन है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.27% तक एलोकेशन है, उसके बाद हेल्थ केयर में 7.24% तक एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.61% तक एलोकेशन है, उसके बाद रियल स्टेट में 4.07% तक एलोकेशन है, उसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.78% का एलोकेशन है, इसका कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2.47% तक का एलोकेशन है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में 0.93% का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल्स, बेसिक बेस मटेरियल्स, उसके बाद आपका फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर, अगर ये जो 4-5 ऊपर के जो सेक्टर्स है, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर फंड अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में मैं बोलूं तो ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। और फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है, एक है श्री शर्मा जिनका एक्सपीरियंस है 0.87 इयर्स का इस पर्टिकुलर फंड में, और शर्मिला डी मेलो का इनका एक्सपीरियंस है 2.09 इयर्स का, और थर्ड जो है वो है अनीश तवल तवकले, इनका एक्सपीरियंस है 0.87 इयर्स का। तो देखा जाए तो लगभग 1 और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा इस पर्टिकुलर फंड में एक्सपीरियंस नहीं है इन फंड मैनेजर्स को, लेकिन पुराने में इनका अच्छा खासा बैकग्राउंड हो सकता है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर इनका पुराना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इनका बैकग्राउंड है, इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रेटेजी है अपनाई है, और इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया है, तो आप डेफिनेटली इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ये खुद रिसर्च करिएगा, ताकि आपको भी पता चले हाँ ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर, इन पे भरोसा करा जा सकता है। रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ कमियां रह जाती है, जैसे इसमें कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है,
पहला कमी है। उसके बाद अगर आप देखें, दूसरी कमी है, देखिए 10 ऑल टाइम में भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, 5 साल में भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, तो थोड़ा बहुत आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कम अमाउंट से भी कर सकते हैं। एईएम साइज थोड़ा और ज्यादा होता तो आप थोड़ा बहुत बोलते कि ठीक ठाक भरोसा कर रहे हैं लोग, थोड़ा अभी भी लोग इसमें ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। ज्यादा मतलब कगार पे, आप मान सकते कगार पे है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा होता तो आप समझ पाते कि 10 साल का पुराना फंड है, 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है, और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा ईएम साइज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम भरोसा लोग कर रहे हैं, यहाँ पे दिख पा रहा है ईएम साइज से। और एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए मार्केट कैपिटल भी इन्होंने थोड़ा कम रिस्क लेके चले हैं, तो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा खासा फंड है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई दूसरे फंड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड के कई और भी फंड्स है, जैसे एचएसबीसी फंड, अभी मैंने पुराने इसमें आपको रिव्यू करके बता रखा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया आपका, उसके बाद आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, एमर्जिंग स्मॉल कैप फंड हो गया, फिर ऐसे कोटक के रिलेटेड जितने स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद आप कैनरा रोबी स्मॉल कैप फंड की तरफ आप देख सकते हैं, या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं। ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहे हैं और रिस्क भी थोड़ा बहुत कम ले रहे हैं। हाँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहा है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क में भी रिस्क लेना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसे फंड में चूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपका रिव्यू करके बताया। ये एक अच्छा खासा फंड है, कोई बेकार फंड नहीं है, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए रिस्क भी कैटेगरी से कम लेके चल रहा है, तो डेफिनेटली रिटर्न कैटेगरी से थोड़ा कम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मामले में। देखा जाए तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका सवाल रहेगा तो मैं आपको बोलूँ हाँ करना चाहिए, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए। कुछ पैसा आप लगा सकते हैं और रिसर्च करके लगा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मत करिए मतलब अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम है। अगर टाइम फ्रेम आपका 2 से 3 साल है तो इस फंड में आप देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड भी रिसर्च कर सकते हैं, और मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब ज्यादा रिस्क लेके ले सकते हैं, तो आप अपना 30 से 40% ही अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि आपने 100% ही स्मॉल कैप फंड ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जब आपका 20 से 25% या 30% तक रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, तो -30 से 35% तक का रिटर्न मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो वो भी आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए। जब इकोनॉमिक नीचे जाएगी तो ये बड़ी तेजी से नीचे जाता है, इसीलिए एग्रेसिव इन्वेस्टर है 30 से 40% अपने पोर्टफोलियो में रखिए स्मॉल कैप। और अगर मॉडरेट रिस्क टेकर है तो आप 20 से 30% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेके चलते हैं तो आप 5 से 10% तक का आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग नेशन में एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है जब जब तक डेवलप नेशन नहीं बन जाता, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप जो कंपनीज है उसमें बहुत ज्यादा दम है, और आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।